Hello everyone, welcome to my channel Make Study Easy and today आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू क्रैश कोर्स। ये फ्री होगा। आप लोग चाहें तो इस इसके नोट्स को इसके नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको हिस्ट्री, देन आपका पॉलिटी रहेगा, उसके बाद ज्योग्राफी एंड देन हम इकोनॉमी, ऐसे करके हम चलेंगे। सेकंड थिंग इज कि नोट्स आपको टेलीग्राम पे अपलोड मिल जाएंगे। ओके, टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो क्यूआर है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप स्कैन करके वहां से भी ले सकते हैं। आंसर राइटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी गाइस। मैं लास्ट में आपको आंसर दूंगी, पीडीएफ में ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप एक एक आंसर लिख के रखिएगा एंड चेक कराने के लिए भी टेलीग्राम पे मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, और अगर थोड़ी थोड़ी सी गाइस हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए, तो आप है ना थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा एंड 1.5x पे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं कि ये क्या है? ये कोई प्रोसेस है या फिर फिनोमिना है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली एक ग्रेजुअल चेंज है जो फ्रेंच की यानी फ्रांस की सोसाइटी में आया था इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में आता है। ओके, फ्रांस कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, मुझे जरा कमेंट करो, है ना। और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि फ्रांस आपका यूरोप में है, यूरोप में एक कंट्री है। ओके, तो वहां पे ही ये रिवॉल्यूशन आता है। क्यों आता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी ग्रेजुअल चेंज जब आता है एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना, चाहे वो वेदर इट इज ऑन इकोनॉमिकल, वेदर इट इज ऑन पॉलिटिकल और सोशोलॉजिकल। ओके, तो अच्छा, फ्रेंच की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। एनसीईआरटी को अभी मत पढ़ना, इस लेक्चर को देखने के बाद पढ़ना। आई रिकमेंडेड यू दैट एनसीईआरटी जब आप इस लेक्चर को देखने के बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ओके, देखो, फ्रेंच की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक थी आपकी क्लर्जीमैन, ठीक है, एक तो ये है आपके क्लर्जीमैन, देन दूसरे आपके नोबिली यानी नोबिलिटी, एंड थर्ड है आपके टायर्स एस्टेट। अब जो ये वाली थर्ड एस्टेट है ना, इसको थर्ड एस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड एस्टेट, ठीक है, इसको हम थर्ड एस्टेट बोलते हैं। अच्छा, एस्टेट का मतलब क्या? एस्टेट का मतलब कि जैसे हमारे में वर्ण सिस्टम था ना, कि हमारे इंडिया में सोसाइटी डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, वैसे ही यहाँ पर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे वो लोग डिवाइडेड थे, ठीक है। यहाँ पे बर्थ के बेसिस पे नहीं था, एक्चुअली ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, ठीक है। तो जो लोग क्लर्जीज कौन होते थे? जो प्रीस्ट होते हैं, है ना, जो चर्च में फादर एंड ऑल। देन आपकी नोबिलिटी में जो किंग के अंडर में काम करते हैं वो आपके, एंड देन आपके बिजनेस एस्टेट्स, मर्चेंट्स, मिडिल क्लास, ये आपके थर्ड एस्टेट में आते हैं। नेक्स्ट आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा होगा, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आता है जब मोनार्की एंड होती है, तो वहां के लोग एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं, ठीक है। देन इंट्रो अगर देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये हम बात कैसे करें वर्ल्ड हिस्ट्री की? मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी कि आपकी जो सोशल साइंस है और जो हिस्ट्री है वो डिवाइडेड होती है 4 पार्ट्स में, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड। तो हम ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बात है 1789 की। फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑब्सोल्यूट मोनार्की को एंड कर देते हैं, ठीक है। ऑब्सोल्यूट मोनार्की को एंड कर देते हैं एंड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? हियरार्किकल ऑर्डर, जो कि मैंने आपको ये बताया कि क्लर्जी थे, उनके नीचे नोबिलिटी हुआ करती थी, है ना। तो इसको अबॉलिश कर दिया गया। देन आपके आइडियाज आए लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन, ध्यान से सुनना, हर एक पर्सन अपने आप में आजाद है, ठीक है। अपने पास उसकी इच्छा पूरी करने का उसको राइट है। मान लो मुझे एजुकेशन चाहिए तो मेरे पास इतनी आजादी है कि मैं वहां पे
कर सकती हूँ, डिमांड कर सकती हूँ। इक्वालिटी, वहाँ के सब लोग इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड एस्टेट पे थर्ड एस्टेट पे अत्याचार हो रहा था वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। फ्रेटर्निटी मतलब कि वहाँ के सब लोग भाई भाई हैं। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। तो इस रिवॉल्यूशन ने इंस्पायर किया था डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को, जो कि पूरे यूरोप में फैल गए। बात कहाँ पे की हो रही है? यूरोप में। जितना रिवॉल्यूशन में ये चेंजेस आए ना, फुल यूरोप में ये फैलने लगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में इंडियन इंडिपेंडेंस है, इंडियन इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, फ्रेंच बिफोर द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के पहले फ्रेंच कैसा था? बिफोर 1789 फ्रेंच वाज रूल्ड बाय एब्सोल्यूट मोनार्की लुइस 16। लुइस 16 वहां का राजा था। उसके अंडर में फ्रेंच की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका शासन। इसके जो, जैसे हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या चलता है, डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल लीडर होता है, देन उनके अंदर पूरी कैबिनेट होती है ना, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, काम करते हैं। तो वैसे ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे किसके अंदर था? किंग के अंडर में। हमारे यहाँ एक्चुअली में सेरेमोनियल जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, देन प्राइम मिनिस्टर है, बट वहां पे नहीं होता, वहां पे सिर्फ एब्सोल्यूट मोनार्की चलती है, किंग का राज चलता है, ठीक है। देन टैक्सेशन टैक्सेशन अब टैक्सेशन जो होता है, हमारे पास कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, बट वहां पे पूरा जो है वो किंग ही कलेक्ट करता था। और वो आप बोलोगे मैम इतनी बड़ी फ्रेंच में किंग जा जाके कलेक्ट करता होगा, तो नहीं, एक्चुअली में जो डिसीजन है ना टैक्सेशन के, वो किंग लेता था, ठीक है। लॉ मेकिंग, इवन हमारे यहाँ तो जुडिशियरी भी सेपरेट है, जुडिशियरी अपनी इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर कोई क्राइम कर देता है तो वो राजा ही था जो कि वहां के लोगों की सुनता था और उन्हें उस हिसाब से पनिशमेंट देता था, ठीक है। अब फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थ्री एस्टेट्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जो फर्स्ट एस्टेट है ना, उसमें आते हैं आपके क्लर्जी। कौन आते हैं? क्लर्जी। क्लर्जी मीन्स चर्च ऑफिशियल्स, चर्च को जो गाइड करते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी ना, देखो, तुम चर्च के जो है प्रीस्ट हो, ठीक है। तुम्हारे पास ज्यादा काम तो है नहीं, चलो ठीक है, काम भी है बैठने का, कोई बात नहीं, तुम लोग चर्च देखते हो, बट मेन चीज है सारे डिसीजंस क्या तुम लोगे? देखो किसके, मैं बताती हूँ। ये जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट है ना, वो इन थर्ड एस्टेट पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। क्यों? क्योंकि इसमें पीजेंट्स आते थे, आर्टिजन्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, लॉयर्स, वर्कर्स, मिडिल क्लास, ठीक है। अब 90% ऑफ द पॉपुलेशन तो थर्ड स्टेट में आ रही है, ठीक है। अब 97% ऑफ द पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में आ रही है, तो इन्हें तो बेनिफिट मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो और एक और चीज थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स क्या होता है मुझे बताना, अगर तुम्हें नहीं आता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। वरना मैं बता देती हूँ, टैक्स एक तरह का कंपनसेशन होता है, जिसमें जैसे कि मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी जो इनकम है उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा मैं गवर्नमेंट को या जो भी रूल कर रहा है ना उसको दे दूंगी, ठीक है। अब ही हैड ऑलमोस्ट नो पॉलिटिकल राइट्स, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। तुम खुद सोचो, तुम खुद पे करके देखो कि मान लो तुम थर्ड स्टेट में रह रहे हो और तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है ना, तुम वोट दे सकते हो ना, तुम अपने मन की जिंदगी जी सकते हो, तो ये गलत होगा ना। और सारे टैक्सेस तुम्हारे लिए ही हैं और किसी के लिए नहीं है। अब सेकंड एस्टेट की अगर बात करें, इसमें नोबल्स और एरिस्टोक्रेट्स आते हैं। मैं क्या कही थी, किंग के नीचे जो भी लोग बैठते हैं, ठीक है, किंग के नीचे जो भी लोग बैठते हैं उन्हें बोलते हैं नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। 30% लैंड ये लोग ओन करते हैं, ठीक है। 30% लैंड ये लोग ओन करते हैं, और ये गवर्नमेंट और मिलिट्री पोजीशंस पे रहते हैं, ठीक है। वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मोस्ट टैक्स, एग्जेम्प्ट मतलब कि इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब तुम गवर्नमेंट पोजीशन पे भी हो, ठीक है, तुम्हारे पास 30% लैंड भी है, तुम्हें सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा। तो अब कुछ बात समझ आ रही है कि क्यों रिवॉल्यूशन आया? क्योंकि जो थर्ड स्टेट है उनको कोई बेनिफिट नहीं है, बट उनको टैक्स देना पड़ रहा है, बट सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, और इवन फर्स्ट स्टेट को भी
टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्ड है प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब फायदे, लग्जरीज, वो किसको मिल रहे हैं? फर्स्ट एस्टेट्स को, और बचे कुछ सेकंड को। तो यही प्रॉब्लम थी कि वहां के लोगों में ये बात आई कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और हमें किंग के खिलाफ लड़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको इतना जल्दी जल्दी? ठीक है, अब देखो सुनो, इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस पेड बाय थर्ड एस्टेट। अब थर्ड एस्टेट को कौन कौन से टैक्सेस पेड करने पड़ते थे? टेल, सबसे पहला टैक्स था वो था तुम्हारा टेल। टेल एक डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सुनो। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम अपनी इनकम में से निकाल के गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप पे नहीं करते, बट जब आप कोई सामान खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बिस्किट ले लिया, मैं बिस्किट लेके आई पार्ले जी का, ठीक है। अब पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपीज का आता है। मान लो वो मैन्युफैक्चर ने बनाया और उसको उसके पास बना 1500 के उसने बिस्किट बनाया कुछ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं मान लो वो मैन्युफैक्चरर एक बिस्किट बना रहा है 4 रुपए में, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं 5 रुपए उसको दे रही हूँ। अब एक्चुअली मैं जो बिस्किट 4 रुपए का बना, बट दिया कितना मैंने, 5 रुपीज। मैं 5 रुपीज दे रही हूँ, तो जो 1 रुपी जा रहा है ना उस बेनिफिशियर के पास, वो उसके पास नहीं जा रहा, वो जाता है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उसको एट द एंड उसका एस्टिमेट करके एक टैक्स देना पड़ता है। बट डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हम खुद देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि वो जो ओनर है ना उसको खुद नहीं देना पड़ रहा, उसे उसकी इनकम से जो वो कमा रहा है ना उससे मिल रहा है, एक्चुअली में इनडायरेक्टली वो हमसे पैसे ले रहा है। समझ आ गया? ये था आपका टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे टेल देते थे, टेथ। टेथ क्या था, जो टैक्स चर्च को देना होता था। अब एक तो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं बेचारे, ठीक है, एक दे रहे हैं टेथ। इसका मतलब क्या, ये एक्स्ट्रा टैक्स था जो ये लोग देते थे चर्च को, ठीक है, समझ में आ गया। देन है फ्यूडल ड्यू, फ्यूडल ड्यूज। अब फ्यूडल ड्यूज क्या है, ठीक है, फ्यूडल ड्यूज होते हैं पेमेंट जो लैंडलॉर्ड्स को देने पड़ रहे हैं। अब तुम सोचोगे मैम, एक तो मैं मुझे सारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, दूसरी बात मुझे तीनों लोगों मतलब मोनार्की को तो देना ही पड़ रहा है, किंग को तो देना ही पड़ रहा है, बल्कि इन दोनों को क्यों देना पड़ रहा है? सही बात है ना? तो यही बात है जो एक फैक्टर बनता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का। अब ध्यान से सुनना, मेन कॉजेस, ठीक है। अलग अलग लेवल पे हम सब्जेक्ट लेवल पे कॉजेस देखते हैं। पहला है हमारा सोशल कॉज। सोशल कॉज में क्या होता है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी। क्या थी? इनइक्वालिटी, जो कि हमने देख लिया, ठीक है। दूसरी चीज, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट एंजॉय कर रहे थे प्रिविलेजेस, थर्ड एस्टेट को बर्डन ऑफ टैक्सेशन लेना पड़ रहा था। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने इन शॉर्ट में आपको समझा दिया पूरा। अब सोशल में भी वही लिखा है कि हाँ ये इनइक्वालिटी थी, टैक्स दे रहे थे, इनको नहीं देना पड़ रहा था, यानी इनइक्वालिटी राइज हुआ। इनइक्वालिटी राइज हुई तो फर्स्ट सेकंड एस्टेट को प्रिविलेजेस मिल गई, थर्ड को उनको उनके पास बर्डन चला गया। समझ आ गया? ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे। एक्चुअली में जब जो किंग था ना वो कई सारी वॉर्स को सपोर्ट कर रहा था, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन साइड में चल रहा था तो वो उसको सपोर्ट कर रहा था। अब जब वॉर होती है ना तो जितने भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स है, यानी गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो चला जाता है उस वॉर में। अब जब वो उस वॉर में जाता है ना तो जितनी भी लग्जरीज रॉयल कोर्ट्स में है, एक्चुअली वो पैसा तो हमारा है, ठीक है, तो वो वॉर में लगा रहा है किंग, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की डेप्थ बढ़ गई। डेप्थ का मतलब गवर्नमेंट के पास कर्जा हो गया। अब उसके पास फ्रेंच के लोगों पे स्पेंड करने के लिए पैसे बचे ही नहीं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे इन्फ्लेशन पैदा हो जाता है, ठीक है। अब जिन लोगों को इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि तुम खुद सोचो, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा
तो वो इन लोगों से ज्यादा टैक्स भरेगा। टैक्स किसको देना है? थर्ड एस्टेट को। थर्ड एस्टेट को टैक्स देना है तो यूं सोचो इन्फ्लेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे होगा? थर्ड एस्टेट पे होगा। समझ आ गया? और ऊपर से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहे हैं। 1788 में जो फूड शॉर्टेज हुआ था, क्यों? क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब जो खेती होती है उसके बाद है ना, वहां पे कुछ ऐसा होता है कि फसल नहीं उग पाती, तो उससे क्या हुआ? ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे। ब्रेड मतलब यहाँ पे ब्रेड मतलब जो बटर ब्रेड वाला ब्रेड नहीं है, यहाँ पे ब्रेड का मतलब है जो हम दाल रोटी खाते हैं, ठीक है? तो अब पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे? पॉलिटिकल कॉजेस थे, फ्रेंच थी एक ऑब्सोल्यूट मोनार्की। क्या थी? एक ऑब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है? दूसरी बात, पीपल हैड नो पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। लोगों के पास कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, है ना? लोगों की वॉइस कोई नहीं सुन रहा था। और करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, इससे तो आपको पता ही होगा करप्शन क्या है ना, तुम लोग करप्शन जानते ही होगे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं करप्शन करते हैं, वो तो यहाँ इंडिया में भी बहुत है। तो वही बात है, वहां पे एडवर्स था, ठीक है? इंटेलेक्चुअल कॉजेस क्या? इंटेलेक्चुअल मतलब जो थिंकर्स या सोसाइटी के लेवल पे जो कॉजेस है, हम बोल सकते हैं लोगों का आइडिया उस बारे में। सुनना, आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स इन्फ्लुएंस द पीपल। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में नई सोच। ऐसे फिलोसोफर्स आए जो लोग वहां के लोगों को, उन लोगों ने मजबूर कर दिया सोचने पे। किसके बारे में? उनके नेचुरल राइट्स के बारे में, है ना? उन्होंने बताया कि तुम लोगों के नेचुरल राइट ये हैं, तुम लोग गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, और गवर्नमेंट तुम्हारे कॉन्सेंट के हिसाब से चलनी चाहिए, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से गवर्नमेंट चलनी चाहिए। किसने दिया? जीन जैक्स रोसो। जीन जैक्स रोसो एक फिलोसोफर थे जिन्होंने आइडिया दिया था पॉपुलर सोवरेनिटी का। तुम लोगों को अभी लग रहा होगा मैम ये कितने टफ वर्ड्स हैं, कितनी टफ वोकैबुलरी है, हमें तो ये समझ ही नहीं आता। तो सुनो, समझ में आएगा, बस इतना करना। मेरा जो ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम लोग वीडियो देखते देखते तुरंत ना अपनी नोटबुक निकालना। नोटबुक में जो भी मैं इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स या जो भी मैंने टर्म्स आपको एक्सप्लेन किए ना, उसको जल्दी से कॉपी में लिख लेना, ठीक है? कॉपी में लिख लोगे, उसके बाद जब तुम अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तुम लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि मान लो मैं अपनी मर्जी की मालकिन नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी की मालकिन क्यों नहीं हूँ? क्योंकि एक तरफ मेरे मम्मी पापा का प्रेशर है, ठीक है? और दूसरी तरफ मेरे को बाहर जो लोग हैं उनका प्रेशर है, मान लो, ठीक है? मतलब मैं अपने घर के अंदर भी मेरे को फ्रीडम नहीं है और बाहर भी फ्रीडम नहीं है, मुझे डिसीजन मेकिंग मेरी नहीं है, तो मैं सोवरेन नहीं हूँ। सोवरेन का मतलब होता है कोई भी कंट्री अगर अपने डिसीजंस को बिना एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के ले रही है तो वो होता है सोवरेन। जैसे इंडिया को अगर मान लो कल को पुलवामा, मान लो, सॉरी पुलवामा नहीं, अगर इंडिया को मान लो कल को मिसाइल बनानी है, तो इंडिया के पास पूरी फ्रीडम है कि वो विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल लोग अगर मना करें तो भी इंडिया मिसाइल बना सकती है। मान लो कल को यूएसए ने बोल दिया कि तुम नहीं बना सकते, बट इंडिया के पास एक फ्रीडम है कि वो उनकी बात को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, बट हाँ अगर वो चाहे तो वो बना सकती है, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल था, ओके? एग्जाम्पल की तरह समझना। अब देखो मॉन्टेस्क्यू क्या बोलते हैं कि एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि हमारी जो पावर है वो सेपरेट होनी चाहिए, मतलब कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, ध्यान से सुनो, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो तीनों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि सेपरेशन होना चाहिए। कोई भी किसी ऑर्गन के काम में दखल अंदाजी ना करे। जैसे एग्जीक्यूटिव में तुम्हारे कौन कौन आते हैं? तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, तुम्हारे प्रेसिडेंट आते हैं। लेजिस्लेटिव में कौन आते हैं? एमपी एमएलए आते हैं,
है ना, और जुडिशरी तुम्हारी है ही इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं। तो ये तीनों ना आपस में इंटरेक्ट, मतलब आपस में कोई भी इन तीनों के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हालांकि कुछ लिमिटेशंस भी लगी हैं इस पे, बट मॉन्टेस्क्यू ने यही आइडिया देते हुए कहा था कि फ्रेंच को एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिर्फ किंग जो है ना, एक किंग है ना जो ऑफिशियल अथॉरिटी, वही सब चीज गाइड कर रहा था, तो ये गलत था। समझ में आ गया। अब वोल्टेयर क्या कहता है? वोल्टेयर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन को सपोर्ट करता है। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन मैंने आपको मेरे वीडियोस में देखना, मैंने आपको इसके फंडामेंटल राइट्स की वीडियो डाली हुई है, एक बार वो देख लेना। बट मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन यानी हमारे पास बोलने का राइट है, हमारे पास खुद का रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट है। तो ये वोल्टेयर ने कहा था। तो ये जो थ्री फिलोसोफर्स है ना, उन्होंने ये आइडियाज दिए थे। ओके देन, ओके इतना आपको समझ आया? या अब देखो, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ? 1 मिनट रुकते हैं, 2 मिनट का पॉज लेते हैं ना, हम लोग या देखो, रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे होता है? मीटिंग्स ऑफ द एस्टेट जनरल। सबसे पहले क्या हुआ, जो एस्टेट के जनरल थे ना, जो लीडर थे, वो अब मीटिंग करते हैं। ठीक है, कहाँ पे करते हैं, कब होती है? पहले तो 5 मई 1789 में। ठीक है, तो जो एस्टेट के जनरल होते हैं वो किंग के साथ मीटिंग करते हैं न्यू टैक्सेस को अप्रूव करने के लिए, कि भाई हमने ये क्योंकि वॉर में खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो हम आपके लिए ये टैक्स लाए हैं, आप इन्हें अप्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो किंग बोलता है अपने एस्टेट जनरल को कि जाओ लोगों से बात करो। ठीक है, देन वोटिंग कंडक्ट होती है। वोटिंग कंडक्ट होती है एस्टेट वाइज रेदर देन पर्सन वाइज। एक्चुअली में क्या था ना, हम वोट जो है उस टाइम पे एस्टेट वाइज देते थे, ना कि पर्सन वाइज। मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट देगी। और ऑफिशियल सी बात है, सीधी बात है यार, कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट क्यों ही टैक्सेस को मना करेगी? उन्हें थोड़ी भरने हैं टैक्सेस, तो थर्ड थर्ड एस्टेट को भरने हैं, तो वो क्यों मना करेगी? तो एक्चुअली में वोटिंग उनकी उनकी मेजोरिटी है एज कम्पेयर टू थर्ड एस्टेट के, तो थर्ड एस्टेट इस सिस्टम को अपोज करती है। ठीक है, थर्ड एस्टेट बोल दिया हमें ये टैक्स नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है। रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड एस्टेट के डिक्लेयर कर देते हैं अपनी कि हमने एक नेशनल असेंबली बना ली है। ठीक है, दे क्लेम टू रिप्रेजेंट द नेशन। वो बोलते हैं कि हम नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पे करते हैं? टेनिस कोर्ट में एक ओथ लेते हैं, है ना। 20 जून 1789 को एक टेनिस कोर्ट में जाके सब लोग इकट्ठे होते हैं थर्ड स्टेट के, वो लोग जाके एक ओथ लेते हैं। क्या लेते हैं? कि मेंबर्स दे स्वर नॉट टू सेपरेट अंटिल अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड। ये लाइन ध्यान से सुनना, हम तब तक सेपरेट नहीं होंगे जब तक हम अपनी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर ना कर दें। समझ आ गया? जो मैंने अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया था ना, ये तो ये तभी बन के तैयार हुआ था। ठीक है, या स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। ये देखो, ये बेस्टाइल का शहर है। ये उस टाइम पे ना ऐसे करके पैलेसेस हुआ करते थे, तो ये लैंड्स हुआ करती थी, है ना। सिस्टम बहुत अच्छा था रहने का, बट वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी, इसलिए लोग बेचारे परेशान थे। देखो, ये बेस्टाइल को तोड़ फोड़ कर दी इन लोगों ने पिक्चर में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑन जुलाई 14 1989 सिटीजन्स ऑफ पेरिस अटैक्ड एंड कैप्चर्ड द बेस्टाइल प्रिजन। बेस्टाइल जेल को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। इससे क्या पता चलता है कि एक तो एंड ऑफ रॉयल डेपोटिज्म, जो राजतंत्र है ना, राजा का जो शासन है, वो खत्म हो चुका है। मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग हो चुकी है। 14 जुलाई को बेस्टाइल डे फ्रांस में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अब अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म का अबॉलिशन कैसे हुआ? ऑन 4 अगस्त
1798 में नेशनल असेंबली अबॉलिश्ड हो जाती है। ठीक है, नेशनल असेंबली अबॉलिश्ड हो जाती है। फ्यूडल प्रिविलेज को अबॉलिश कर देती है नेशनल असेंबली। सॉरी, नेशनल असेंबली नहीं अबॉलिश होती, इन चीजों को ये खत्म कर देती है। जैसे फ्यूडल प्रिविलेज जो भी है ना, हियरार्की जो चल रही थी उसके अकॉर्डिंग जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे क्लर्जी, वो सबसे पहले खत्म कर देती है ना, क्लर्जी को, सेकेंड एस्टेट को, उनको प्रिविलेजेस मिलना बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, जो टिथ था है ना, वो हटा देती है। स्पेशल राइट्स टू नोबल्स एंड क्लर्जी, और उनके जो स्पेशल राइट्स है उनको भी एंड कर देती है, और फ्यूडल सिस्टम फ्रांस में खत्म हो जाता है। अब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन और सिटीजन्स के राइट्स का डिक्लेयर करती है। क्या कहती है कि एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। ठीक है, मैंने आपको समझाया है शॉर्ट्स में, आप मेरे देख सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, कि कोई भी जो पर्सन है, चाहे कैसा भी हो, चाहे किंग हो चाहे कोई भी हो, लॉ सब पे बराबर लगेगा, कोई भी प्रिविलेजेस नहीं रहेंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना कोई भी रिलीजन ये लोग कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, अपने हिसाब से प्रॉपर्टी लेने का राइट है। राइट टू रेजिस्ट ऑपरेशन, मतलब अगर कोई, देखो, अगर कोई भी तुम पे अत्याचार कर रहा है ना, तो तुम उसे रोक सकते हो, ये राइट भी उन लोगों ने ऐड कर लिया। तो इसका स्लोगन कैसे था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। समझ आ गया? अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कैसे क्या बन गया? 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाता है। अब वो क्या कहता है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यहाँ पे क्या आ चुकी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुकी थी। पावर सेपरेट हो चुकी थी। किंग को लिमिटेड पावर दी गई। ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इंडिया में क्या ये 3 कंडीशंस अप्लाई होती है या नहीं, और नहीं होती तो क्यों? ये आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। ओके। डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डिवीजन हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स हु पेड टैक्सेस कुड वोट। और एक और चीज आ गई कि जो भी मैन 25 ईयर्स से ज्यादा हैं और जो टैक्सेस पे कर रहे हैं वही वोट कर सकते हैं। ठीक है, एक इन्होंने ये कंडीशन लगा दी। ठीक है। फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, फ्रांस अब रिपब्लिक बन चुका था, है ना। उनका एक इलेक्टेड हेड था। रिपब्लिक का मतलब होता है जिनका एक इलेक्टेड हेड होता है। ठीक है, इन लोगों का रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड। ओके। 1792 में खत्म हो चुका था। मोनार्की अबॉलिश्ड हो चुकी थी, मोनार्की खत्म हो गई। फ्रांस रिपब्लिक बन गया। यूनिवर्सल मेल सफरेज, एडल्ट सफरेज नहीं, मेल सफरेज इंट्रोड्यूस हो गई, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादातर जो मेल थे वो वोट दे रहे, मतलब वो टैक्स पे करते थे, तो इसलिए मेल सफरेज बोल दिया गया। बट यहाँ के लिमिटेशंस भी दे दो, आपको एक लिमिटेशन तो दिख ही रहा होगा कि वुमेन्स को राइट क्यों नहीं दिया गया, है ना, वो आगे देखेंगे। इन तो जनवरी 9 हम आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। ओके। अगले लेक्चर में पार्ट 2 में हम रीन ऑफ टेरर से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, एंड एनसीईआरटी आप रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।